नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग इसमें बायोलॉजी का मैराथन देखेंगे, यानी जितने भी टॉपिक हैं बायोलॉजी के इसमें हम लोग सारे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिटी का मैराथन आपको कराया है, भूगोल के दोनों मैराथन आपको करा दिए हैं, एक अर्थव्यवस्था का मैराथन कराया है, पर्यावरण एक ही वीडियो में कंप्लीट किया हूँ। अब हम देखेंगे बायोलॉजी का मैराथन। ठीक दोस्तों, तो कंप्लीट देखेंगे, ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं वीडियो है, 2 घंटे के आसपास की वीडियो होगी। आपके सारे टॉपिक इसमें कवर होंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो इसमें नहीं कवर किया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। देखो, जीव विज्ञान की उप शाखाएँ हैं, जीव विज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास है, कोशिका है, पोषण है, पादपों की आकारकी है, कंकाल तंत्र है, श्वसन तंत्र है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, रक्त प्रसरण तंत्र है, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन है, रोग एवं उपचार है, फिर विविध है। देखिए जो टॉपिक आपका इसमें छूटा हुआ है वो विविध में समाहित कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये वन लाइनर के रूप में है, यानी इसमें एक लाइन के साथ साथ आंसर भी दिया होगा और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वो भी समाहित है और जो आगे बन सकते हैं भविष्य में वो भी समाहित है। ठीक दोस्तों, तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, यकीन मानिएगा। आप देखेंगे वीडियो, आपको मज़ा आएगा, सारी चीज़ें अच्छे से बेटर तरीके से समझाई गई हैं आपको। तो दोस्तों पूरी वीडियो पूरी देखिएगा, बाकी कमेंट करके बताएंगे, जो भी कमी होगी कमी को ज़रूर बताना है आपको। देखिए मेरी अच्छाई को ना बताएं लेकिन बुराई को ज़रूर बताएं, ये मैं आपसे मतलब विनती करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं अपनी कमियों को सुधार कर सकता हूँ। ठीक, तो ये चीज़ है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ता नहीं हूँ वैसे दोस्तों। बाकी आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ठीक, तो पूरी देखिएगा वीडियो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बायोलॉजी से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने फिजिक्स इसलिए न उठाया, फिजिक्स में कल मतलब जो है 1-2 दिन में उठाऊँगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर फिजिक्स देखेंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसीलिए हमने जो है यही उठा लिया शुरुआत में। देखते हैं दोस्तों बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी का अगर हम मोटा-मोटा अंतर देखें, देखिए बायो प्लस लॉजी से बना है। तो ये लोगोस जो शब्द है ये लोगोस से बना है लॉजी। लॉजी का लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। और बायो का अर्थ होता है जीव, यानी जीवों का जो हम अध्ययन करते हैं तो वो बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे ना वनस्पति विज्ञान सुने होंगे तो उसमें पेड़-पौधों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, बस थोड़ा-सा मतलब इंट्रो था, ऐसे देख लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें जीव विज्ञान की शाखा, दोस्तों 1 नंबर आज इस पीडीएफ से ले लीजिएगा आप लोग। 1 नंबर लिख लीजिएगा, कहीं भी नोट कर लीजिए। 1 नंबर 100% मतलब फिक्स है। अभी हम देखेंगे आगे। देखिए यहाँ लिखा है विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित किया जाता है। विटीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो ये अंगूर से उत्पादन से होता है। किससे होता है? अंगूर से। अब देखिए आपकी मतलब आप कैसे इसे याद करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। कोई अब आपका लॉजिक हो विटीकल्चर तो मतलब लगा सकते हैं। मीठे-मीठे वीटी यानी मीठी, अंगूर कैसे होती है? मीठी होती है यानी वीटी। तो इस तरह मतलब लगा सकते हैं, ठीक? अगला दिया है जेरोंटोलॉजी का अंत। देखिए जेरोंटो मतलब होता है वृद्ध, क्या होता है? वृद्ध, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो देखिए जेरोंटो यानी वो जर गया है, जर मतलब क्या हो रहा है? बूढ़ा, तो जेरोंटोलॉजी यानी वृद्धावस्था या जो है आयु आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक? जेरोंटोलॉजी में क्या किया जाता है? वृद्धावस्था या आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट होता है? तो केचुआ पालन होता है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। अगला पेडोलॉजी, पेडोलॉजी आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे, हिमानी मैम जो है, जो कैदिल वाली नहीं है, शायद हिमानी ही तो है, यही कुछ नाम है उनको लगता है। तो उन्होंने क्या मतलब मृदा विज्ञान, आप देखे होंगे कि उनके बैच भी चलते हैं पेडोलॉजी के, तो वो मृदा विज्ञान से संबंधित है, ठीक? पेड़ कहाँ लगते हैं? मृदा में लगते हैं। पेड़ कहाँ लगते हैं? मृदा में, तो मृदा हो जाएगा पेडोलॉजी, ठीक? तो इस तरह याद कर सकते हैं। जैसे फूलों का अध्ययन तो एंथोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। एंट मतलब क्या होता है? कीट होता है, चींटी होता है। एंट मतलब हम सुने थे एंट, एंट मतलब क्या होता है? चींटी। तो एंटोमोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? चींटी मतलब कीटों का अध्ययन, वो भी तो कीट है एक हमारा, ठीक? अगला है जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों का अध्ययन, तो जनानकीय या डेमोग्राफी। समझ में आया कि नहीं? ये तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि डेमोग्राफी जो है जनानकी, ये मानव जनसंख्या और मानव जात के आंकड़े का अध्ययन जो है करता है, ठीक? आगे बढ़ें। देखिए सिंपल है कि नहीं दोस्तों, बताइए आप ही लोग। मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक मैं दिए दे रहा हूँ, लेकिन मतलब ये अगर कठिन कहो तो कठिन कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको ऐसे याद रखने का, जो कई बार आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ऐसे छप जाएगा, ठीक? टेंशन ना लीजिए। यहाँ लिखा जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला दिया विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो एथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। अगला सब्जी का अध्ययन, तो ओलेरी यानी गाँव कहते हैं ना, ओलेरी सब्जी ले लीजिए, तो ओलेरी कल्चर सब्जी का हो जाएगा। अस्थियों का, ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी होता है, ऑस्टियोलॉजी, तो हड्डी, ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, लॉजी मतलब अध्ययन, तो जब हम हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। अगला है सर्पोलॉजी, तो देखिए सर्पेंटो, सर्पेंटोलॉजी, तो सर्प पे यानी सर्पो, तो यहाँ मतलब एकदम नाम ही से पता है कि सर्पेंटो यानी सर्पों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक। अगला है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब होता है जल, पोनिक्स मतलब जो है हवा में, मतलब जो है मृदा रहित, यानी जल मतलब जो नीचे न रहकर हवा में जो है वो करना, क्या करना? तो पादप को उगाना, जैसे मृदा रहित पादप संवर्धन, यानी हवा में पौधों को उगाना हो जाएगा, ठीक। जापान में ये जो है तकनीकी ज्यादा फेमस है दोस्तों। अगला दिया जंतु के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। अगला लिखा है जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। हम लोग लगभग ये जानते भी हैं। अब देखिए ये स्लाइड है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं, कुछ चीजें आपको रटना पड़ेगा। जैसे जनक देखिए, अगर हम बात करें जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, ठीक। अगला वनस्पति विज्ञान के कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगला सूक्ष्म विज्ञान के कौन है? लुई पाश्चर हो जाएंगे। माइक्रो बायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान के हो जाएंगे रॉबर्ट कोच। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। अगला दिया वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनोमी, तो कैलियोस लिनियस हो जाएंगे। अगला दिया रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे हो जाएंगे। अगला कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कौन होंगे? ह्यूगो डी ब्रीज हो जाएंगे। अगला कवक विज्ञान, कवक विज्ञान के हो जाएंगे हेनरी एंटन डी वेरी। देखिए सब नहीं रटना है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, बस दो तीन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ये वाला है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है, ठीक। ये वाला पूछ लेता, तो मतलब कुछ आपको रटने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकता है कि कौन सा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग लगभग मुझे लगता है सारे पूछे गए हैं। ये दो तीन को छोड़ दीजिए। तो लिखा पादप शरीर क्रिया विज्ञान, तो स्टीफन हेल्स हो जाएंगे। अगला आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बोटनी कैलियोस लीनियस हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला रुधिर ब्लड, ये किसे? कॉललैंड स्टीनर, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे हो जाएंगे, और रुधिर वन यानी ब्लड ग्रुप कॉललैंड स्टीनर। अगला अंतःस्रावी विज्ञान, तो ये हो जाएंगे थॉमस एल्वा एडिसन। अगला है अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान जो है बीरबल साहनी हो जाएंगे। आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग पाल वर्ग हो जाएंगे। साइल विज्ञान यानी साइकोलॉजी, ये विलियम हेनरी हार्वे हो जाएंगे। अगला भारतीय शैल विज्ञान, तो ये हो जाएंगे एमओ आयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा हो जाएंगे, याद रखिएगा। औषध विज्ञान हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। अगला दिया है कि सूक्ष्मदर्शिकी, ये कौन होंगे? एंटनी वॉन लियोन हॉक हो जाएंगे, ठीक। अगला दिया है जीव मतलब जीन चिकित्सा एंडरसन हो जाएंगे। देखिए इसमें कुछ है दोस्तों, आपको लग रहा होगा जो प्रैक्टिस सेट के दौरान आपको दिखाई ज्यादा दें वो याद कर लीजिएगा ज्यादा, ठीक। मेरे ख्याल से कम 10 आपको तो रटे होने चाहिए, 10 से कम मतलब बात ही नहीं बनेगी, समझ आए कि नहीं। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए वनस्पति विज्ञान के कुछ शाखाएं देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए घास विज्ञान, तो वैसे भी लिखा है कि घास विज्ञान या एग्रिस्टोलॉजी घास का अध्ययन कराता है, ठीक। यह घास अध्ययन या पालन होता है। एल्गोलॉजी, ये क्या होता है? एल्गी, एल्गी मतलब होता है शैवाल, तो एल्गो यानी शैवालों का अध्ययन हो जाएगा। एंटोमी यानी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। देखिए आंटी को चाहिए एंटमो यानी आंटी को चाहिए पुष्प, ठीक, फूल, क्यों? क्योंकि भगवान को चढ़ाना है, तो एंटोमोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीव विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन हो जाएगा। ब्रायोलॉजी यानी ब्रायोफाइटा का अध्ययन हो जाएगा। केसिडोलॉजी यानी पादप में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन हो जाएगा, केसिडोलॉजी। अगला है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए डेंड्रो मतलब होता है तो वृक्ष की आयु का अध्ययन करते हैं हम, डंड्रफ सुने हो, मतलब रूखा सूखा रूखा रूखा बाल जो रहता है ना, उसी सबसे बना हुआ शब्द ये है, तो ये वृक्षों की आयु हम इसमें ज्ञात करते हैं। जैसे डेंड्रोलॉजी, जैसे वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में।
देखिए यहाँ क्रोनो लग गया है ना, क्रोनो, क्रोनो मतलब होता है आयु, समझ में कि नहीं। तो डेंड्रो यानी वृक्षों, क्रोनोलॉजी यानी आयु का अध्ययन, वृक्षों की आयु का अध्ययन। यह डेंड्रोलॉजी यानी वृक्षों का अध्ययन या झाड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। इकोलॉजी पौधे, पौधों का वातावरण से संबंध होता है। अगला इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बॉटनी क्या हो जाएगा, आर्थिक महत्व के पौधा का अध्ययन हो जाएगा। अगला है कि एथनो बॉटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला फॉरेस्ट्री, तो वनों का अध्ययन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वनों का अध्ययन हो जाएगा। अगला है एक्सो बायोलॉजी, एक्सो बायोलॉजी क्या हो जाएगा, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन हो जाएगा। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स या आर्टिफिशियल जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों, इसका अध्ययन हो जाएगा लाइकेंस का। अगला है माइक्रोबायोलॉजी, ये सूक्ष्म जीव का अध्ययन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों आपके पास मतलब इस ये जो एनसीईआरटी हमारी सात संग्रह खत्म होगी तो हम क्या पढ़ाएंगे, तो जीएस निधि पढ़ाएंगे, आरडब्ल्यूए की क्या पढ़ाएंगे, जीएस निधि, जो भी नई आई है ना मार्केट में, तो वो भी इतनी पढ़ाई भी नहीं गई है, तो सोच रहा हूँ वो पढ़ाऊंगा जीएस निधि। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब जो है ट्रिक आपको डेली मिल जाए, यानी 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो हो, 10 मिनट की कोशिश करूँ कि वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एक टॉपिक की ट्रिक बना दूं, यानी 400 टॉपिक उठाऊं और 400 टॉपिक में आपको मतलब जो है सारी टॉपिक की ट्रिक बना दूं। एक ट्रिक क्या, रिलेट करना, मेरी ट्रिक जानते हैं ना कैसी होती है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता मेरी ट्रिक में, तो वही हाल रहेगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस आप पढ़ेंगे खटाखट एग्जाम में क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। यकीन मानिए अगर नहीं देखे हैं तो पछताएंगे, लेकिन आप देखिएगा जरूर दोस्तों, जो मैं पढ़ाता हूँ उसे मतलब जरूर देखिए, क्योंकि मैं कैसे लॉजिक बताता हूँ, कैसे, जैसे अर्जेंटीना में क्या है पंपास, तो जैसे पंप अर्जेंट में हम क्या करते हैं, पंप करते हैं, तो पंपास हो जाएगा। ठीक, ऐसे दोस्तों जैसे डाउन ऑस्ट्रेलिया में, तो डाउन यानी नीचे हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया वेल्ड यानी बैल के जैसे लोग साउथ अफ्रीका हो जाएगा। देखिए मतलब है नहीं वैसे, मतलब मुझे याद करना इसलिए बता देते हैं। स्टेपिया यानी मेरे पिया क्या लगाते, टोपी लगाते, तो यूरेशिया यानी स्टेपी। ठीक, तो इस तरह मतलब याद, जैसे प्रेरी, तो प्रेयर हम किसके सामने करेंगे, जो मतलब महान होगा, जो बड़ा होगा उसी के सामने करेंगे। तो पूरे विश्व में सबसे महान या बड़ा देश कौन सा है, यूएसए है, क्योंकि वो ताकतवर है, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेयर यानी प्रेरी हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो ये सारी चीजें हम पूरी मतलब लॉजिक ट्रिक से देखेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, मतलब इस तरह हमने पढ़ाया भी कई बार। तो वही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि दो चीजें, एक जीएस निधि और दोस्तों एक सोच रहा हूँ ट्रिक वाला। और अगर आप लोग एक चीज और कहें, मेरे दिमाग में आज ही आया सुबह, गौरव सर का नोट्स अगर कहें जीएस का दोस्तों, तो मैं वो पढ़ा दूं आपको। जीएस का मतलब उनका नोट्स, जितने भी टॉपिक थे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबका मतलब छोटी छोटी वीडियो बना के वो पढ़ा दो। अलग से लिखूंगा मैं पहले हाथ से, देखो नोट्स उनका रहेगा भले ही वो मतलब लिखा, लेकिन जो है लिखूंगा मैं अपने हाथों से और समझाऊंगा मैं अपने तरीके से दोस्तों। आपके समझ ज्यादा समझ में आएगा। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, जब भी रिवीजन करना मिले, आपको लिखना नहीं दोस्तों, जब भी रिवीजन करना हो वही रिवीजन कर ली, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग डिसाइड करिए, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो उस हिसाब से मैं जो है रणनीति बनाऊंगा। ठीक, तो एक दो दिन में चीजें शुरू कर दूंगा। ठीक, बाकी जो है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, और करिएगा थोड़ा, तो फिर और ज्यादा बेटर होगा ना, वीडियो पूरी देखिएगा। देखते हैं दोस्तों अब आगे हम, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का होता है कृत्रिम जीन्स या का निर्माण या स्थानांतरण का अध्ययन। अगला है कि लाइकेनोलॉजी, ये क्या होता है, लाइकेंस का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी, ये होता है सूक्ष्म जीव का अध्ययन। ठीक, आगे बढ़े। देखिए यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का है, मैंने बता दिया तो बता दिया। लिखा है माइक्रोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोपल्मोलॉजी, ये होता है माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला दिया है कि निमेटोलॉजी, ये होता है निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। अगला है पेलियोबोटनी, ये होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। अगला है कि पेलिनोलॉजी, ये होता है परागकणों का अध्ययन। अगला है पैथोलॉजी, ये होता है पादप रोग का उपचार का अध्ययन। अगला है पैरासीटोलॉजी, ये होता है पोषक व परजीवों के संबंध का अध्ययन होता है। देखिए दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। जब हम कोई चीज नई नई सुनते हैं तो हम वैसे भी हमें नहीं याद होती, जब एक टाइम हो जाता है तो हमें सारी चीजें याद होने लगती। अगला है फार्मेकोलॉजी, ये होता है औषधि, देखिए फार्मिस्ट सुने हैं कि नहीं, औषधि विज्ञान, मतलब जो वो होता है मेडिकल जिसे कहते हैं, तो वहीं से बना है फार्माकोलॉजी यानी औषध पादपों का अध्ययन। अगला है फिजियोलॉजी, तो ये हो जाएगा विभिन्न पादपों का जैविक क्रियाओं का अध्ययन। अगला है टेरिडोलॉजी, ये होता है टेरिडोफाइट्स का
अध्ययन। अगला है कि फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन होता है फाइटोजियोग्राफी। अगला स्पेस बायोलॉजी, ये क्या होता है, अंतरिक्ष व वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन कहलाता है। अगला स्पर्मोलॉजी, ये होता है बीजों का अध्ययन होता है। अगला दिया हेलियोथेरेपी, सूर्य, देखिए हेलियो मतलब ही होता है सूर्य का ताप, ठीक, तो जो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया वो कहलाती है हेलियोथेरेपी। अगला दिया हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा की बागवानी की जाती है। मैंने अभी बताया हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है हवा में खेती करना, ठीक, वायु में। आगे बढ़े, देखते हैं। अब देखिए ये कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ लिखा एंटोमी, क्या लिखा, एनाटोमी, सॉरी एनाटोमी, विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। अगला इकोलॉजी, जैविक व अजैविक वातावरण के जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन करना। इकोलॉजी, इकोलॉजी हम लोग जानते हैं भी, जैविक अजैविक इनके बीच जो संबंध होता है वही करना, ठीक। अगला दिया है कि एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथों, एंडोक्राइन मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना दोस्तों, एंडोक्राइन, तो उसी से बना है एंडोक्राइनोलॉजी। तो मतलब कुछ नहीं करना है, बस अगर आपको मीनिंग पता है ना तो आपका काम हो जाएगा। अगला एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, भ्रूण होता है, एम्ब्रियोलॉजी तो भ्रूण संवर्धन का अध्ययन होता है। अगला है एंजाइमोलॉजी, एंजाइम मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, तो उसी का होता है उत्प्रेरक का अध्ययन, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिकी लक्षण व उसकी वंशानुगत का अध्ययन होता है, ठीक दोस्त। आगे बढ़े, देखते हैं। अगला हिमेटोलॉजी, हिमेट मतलब होता है रुधिर और लॉजी मतलब अध्ययन करना, यानी हम रुधिर या खून या मतलब हम कहें रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन करना। हार्पेटोलॉजी, तो जो हार्पिट होते हैं उभयचर कहते हैं इनको, उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन करना। मैमोलॉजी, मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, जो मतलब जो है सॉरी दोस्तों, जो मतलब हमारे जो है पृथ्वी पर चलते हैं, ठीक, मतलब जो है सतह पर चलते हैं, पानी में नहीं चलते। स्तनधारी का अध्ययन हो जाता है मैमोलॉजी। उसी माइक्रोबायोलॉजी या अति सूक्ष्म, माइक्रो मतलब क्या होता है, अति सूक्ष्म, बायोलॉजी, बायो मतलब जीवो, अब लॉजी मतलब अध्ययन, तो वही है बस। न्यूरोलॉजी, न्यूरो मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना न्यूरॉन्स, कई बार मैंने बताया है आपको, न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। देखिए दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, दही कहते हैं लोग खाना चाहिए, डॉक्टर आप देखोगे दही हमेशा खाते हैं खाने में जिनके, देखिए दही खाने से क्या होता है, मस्तिष्क थोड़ा तेज होता है, मस्तिष्क एक्चुअली नहीं तेज होता है, होता क्या है, हमारे यहाँ न्यूरॉन्स होती है बहुत सारी, तो वो न्यूरॉन्स क्या होती है, मेरुदंड के सहारे वो मस्तिष्क को संदेश भेजती है, ठीक। तो क्या होता है जब हम दही वगैरह खाते हैं तो दही जैसे मतलब हमें तो लगता है कि डेली मतलब 10 रुपए का दही तो सबको खा लेना चाहिए, मतलब इससे क्या होता है माइंड मतलब शार्प होता है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है दोस्तों। देखिए हम लोगों के यहाँ क्या है, मतलब मुझे लगता है जब से मैं बाहर पढ़ने गया, थोड़े दिन रहा, उसके बाद चीजें बहुत सारी चीजें सीखना शुरू किया, तो मुझे लगता है चाहे घर हो चाहे यहाँ हो, दही रायता मतलब ये तो कंपलसरी हो जाता है खाने में। जैसे मैं एक लाइब्रेरी जाता था, मतलब बहुत वीआईपी लाइब्रेरी थी, वहाँ जितने भी लड़के थे लगभग पीसीएस, आईएएस, मतलब वीआईपी, मतलब सब तैयारी कर रहे थे। वहाँ मैंने एक चीज़ देखा है कि मतलब सभी बच्चे दही खा रहे हैं, ए टू जेड दही ही खा रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल चल रहा था वहाँ तो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, दही बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, आप लोग खा के देखिए। मतलब मेरा मानना है दोस्तों, बाकी आप लोग भी जानते हैं कि दही हर चीज़ में बेनिफिट है, तो मतलब खा सकते हैं। दूध से ज़्यादा फ़ायदा क्या करता है, दही करता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि जो न्यूरॉन्स होती है ना वो आपस में कनेक्ट होती चली जाती हैं। जब न्यूरॉन्स आपस में जो गैप होता है वो गैप नहीं रहता, तो जब न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट कर जाए तो मस्तिष्क तेज होता चला जाता है, उसे मतलब मस्तिष्क, इसीलिए तो कहते हैं सात्विक भोजन कहते नहीं, तो यही सब है उसमें, मतलब जैसे दही वगैरह ये सब, दही छाछ है ना, तो ये सारी चीजें जो है मतलब शुद्ध करती है सारी चीजों को, तो मतलब ये वही से संबंधित था न्यूरॉन्स वगैरह, तो मैं बता दिया आपको, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक। अब यही नहीं कर सकता हूँ कि दही ही खाते चले जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो दिमाग तेज हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि दही जो है न्यूरॉन्स को मतलब कनेक्ट करने में सहायता करता है, ठीक। तो ये कर सकते हैं, तो मतलब इंपॉर्टेंट, और यही न्यूरॉन से तंत्रिका तंत्र ही तो है, सारी जो है मतलब हमारी सारी वो चीज़ों को वही भेजता है मस्तिष्क तक। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ओडोंटोलॉजी, ओडोंट मतलब क्या होता है, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन होता है। ऑर्नियोथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी तो ये पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अगला पैथोलॉजी, तो रोगों की प्रकृति, लक्षण व कारणों का अध्ययन होता है। अगला है रेडियोलॉजी, तो ये होता है जीवों पर विकिरण का प्रभाव होता है। अगला है टैक्सोनॉमी, तो ये होता है जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन। अब देखिए यहाँ लिखा आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जरा विज्ञान या जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अभी हम लोग ऊपर देखे, जरा मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है ना,
तो जरा विज्ञान यानी जो जीव वो बढ़ेगा तो उसी का अध्ययन है। अब देखते हैं दोस्तों जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत वह जैविक विकास। देखिए जीव विकास या एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। अगर इतना याद रखिए आप, ये दुनिया नहीं याद रखना, जीव विज्ञान को किसने प्रभावित किया, लैमार्क ने, काम खत्म। ठीक, अगला है वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य या अंतिम पूर्वज किसे माना तो क्रो-मैग्नोन मानव को माना। अगला है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। देखिए पृथ्वी कितने 2.6 अरब वर्ष पूर्व बनी है, ठीक, लेकिन आदमी का विकास कब होता है तो ये होता है 2 अरब वर्ष पूर्व। अगला है विकासवाद का सिद्धांत, तो ये दिए हैं चार्ल्स डार्विन ने दिया है। कौन दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया। उद विकास का मुख्य देखिए विकासवाद एक्चुअली क्या है, पहले देखिए हम लोग जंगल रहते थे, ठीक, धीरे धीरे हमारे अंदर भौतिक विकास होना शुरू होता है, तो जंगल से धीरे धीरे हम जो है नदियों के किनारे आ गए, फिर धीरे 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 शहरों की ओर आ गए, तो मतलब कहीं ना कहीं हम सब अब बनते चले गए, अब और हम सब लोग बनते जा रहे हैं ना, तो मतलब सब पहले तो सब थे नहीं, फिर थोड़ा 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 थोड़ा, तो यही विकासवाद का सिद्धांत है कि मतलब विकास करता गया इंसान धीरे धीरे, तो वो इस तरह बन गया। अगला उद विकास का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वातावरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ह्यूगो डी व्रीज, मोस्ट इंपोर्टेंट, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अगला दिया है आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी था। जुरैसिक युग वही है जब डायनासोर थे। अगला दिया मैमथ किस जीव का पूर्वज है तो हाथी का है दोस्तों, किसका है, हाथी का है। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है तो ग्रीन एल्गी की मानी जाती है, यानी अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। अगला है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं तो हाइबरनेशन कहते हैं। डोरमेंसी पीरियड को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जीव में स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है तो तारामीन है यानी स्टारफिश कहते हैं इसे। अगला जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं तो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक, ये क्वालिटी है 70S और 80S। अगला दिया है डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में होता है, ठीक, कहाँ होता है, मेसोजोइक युग में इनका उदय होता है। अगला दिया है नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार को ही कौन सी संरचना पाई जाती है तो क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मान लीजिए किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है दोस्तों, अनावृत जीवी और टेरिडोफाइट्स में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी और संपूर्ण शरीर में भेजता है, ठीक, आगे बढ़े देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया तो हिटकर ने। अगला है जंपिंग जीन की खोज किसने की तो मैक क्लिंटन ने किया, किसने, मैक क्लिंटन। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और एडेनिन ग्वानिन मतलब लिखा रहता है ना एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, और एक रहता है दोस्तों एडेनिन ट्रायोसिन रहता है शायद, मतलब एडेनिन ग्वानिन, हाँ T111C ऐसे कुछ रहता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी, टेंशन ना लीजिए आप। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ट्रायोसिन ऐसे कुछ रहता है, मतलब एक बॉन्ड और रहता है इसके साथ ना। अगला दिया ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, चमगादड़। देखिए अभी ये क्या है, अगर अभी ऑप्शन अभी मिल जाए ना तो तुरंत अभी एक क्वेश्चन तो कभी नहीं गलत होगा वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या होगा जैसे कभी कभी होता ना कि मतलब दिमाग से उतरा रहता है कोई चीज तो वो वही वैसे ही हाल है, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। अगला हुआ समूह जिसमें जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं वो होते मच्छर चमगादड़ और उल्लू। अगला है कि कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम, जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। तेंदुआ का है पैंथेरा पार्डस, बाघ का है पैंथेरोटिग्रिस, शेर का है पैंथेरोलियो। अगला है मटर का पाइसम सटाइवम है, बिल्ली का है फेलिस कैटर है, ठीक, कैटस। मेढक का है राना टिग्रीना। अगला है धान का ओराइजा सटाइवा, मोस्ट इंपोर्टेंट। सरसों का ब्रिस्का कंपेस्ट्रिक्स। अगला दिया चना का सिसिल एरिएटिनियम ट्रिकम ट्रीटिकम एस्टिवम, ये क्या है, गेहूं का है। बास इंडिकस क्या है, गाय का है। मैग्निफेरा इंडिका आम का हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला दिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है
तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होती है। अगला, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमो सॉरी हीमोए, देखिए ये यहाँ गलत लिखा, हीमोसिन के कारण होता है। क्या होता है? हीमोसनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ और पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। दोस्तों देखिए जब हम कोशिका से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, ये तो अभी मतलब मान लीजिए व्याख्या टाइप उस टाइप की है। जब हम कोशिका से स्टार्ट करेंगे कल से पढ़ना, तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे सारी चीजें, ठीक। उसमें मैं अपनी चीजें बहुत सारी आपको बताऊंगा छोटी छोटी, तो तब कल से बहुत अच्छे से चीजें और समझ में आएंगी आपको, ठीक। अभी देखते हैं, अभी भी इम्पोर्टेंट है, एक दो नंबर मैंने बताया आपको कि 2 नंबर बनते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं क्वेश्चन बनते। लिखा, कवकों और उच्च पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल है। अगला, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के हैं? तो फफूंद है दोस्तों। अगला दिया है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? सेलुलोज है। अगला है, लाइकेन किससे? कवक और शैवाल से लाइकेन निर्मित होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। अगला, क्लोरोफुल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो मैग्नीशियम है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक या ट्रेकिया के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, कुनैन आवृत बीजी पादप का उदाहरण है? तो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगला, सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसायनिन कारण है। अगला, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए। अगला, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती हैं? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में है? तो मेघालय में है। चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? शैलोद्भिद कहलाता है। घटपर्णी कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण या फलक घट जो है में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, इसका मैराथन की उम्मीद ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसे ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट करता है। अगला, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो क्लोसल स्क्वैड है। क्या है? क्लोसल स्क्वैड। अगला है, जल व स्थल दोनों पर रहने वाले उभयचर वो के अंतर्गत रखा गया है? तो मेढक को, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीची के फलों को किस शाखा में अंतर रखा गया है? तो एक बीजी बेरी। अगला, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसके खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिक्स, देखिए कैप्सेसिन के कारण होती है। किसके? कैप्सेसिन। ये हम याद करा देंगे आपको ट्रिक से, टेंशन ना लीजिए। जितने भी है, जैसे हल्दी, हल्दी का जो है पीला रंग किसके कारण से होता है ना, तो बहुत सारी चीजें याद कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, बस आप थोड़ा पढ़ते रहिए। अभी जब टाइम आएगा ट्रिक बताने की, तो कितना टॉपिक होगा बताइए, डेली हम ट्रिक ही देखेंगे, टेंशन ना लीजिए आप, पेपर आपके आने दीजिए, सारी चीजें कवर करा देंगे। सबसे बड़ा स्तन जीव क्या है? व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल में किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु जो है उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। अगला दिया है, गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लड या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। अगला, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो मछली का। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्तनपायी जो अंडे देता है बच्चे नहीं, वो कहलाता है एकिडना। क्या कहलाता है? एकिडना। अगला है, जानने की इच्छा प्रकट करना या गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु पुरुष सेरिबम की ग्रेन्यूल सेल महिलाओं में, ठीक। सील किस वर्ग का प्रणाली है? तो स्तनपायी है। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वे क्वे क्वेरकस क्वेरकस से प्राप्त होता है। किससे? क्वेरकस से। अगला, डॉल्फिन किस वर्ग से? स्तनपायी। जब इस तरह के नाम अटपटे आ जाते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है बोलने में भी तुरंत। देखिए यहाँ लिखा, अफीम या मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अगला, गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का उपयोग किया जाता है? तने का। अगला, लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक या एलिमन की उपस्थिति। अगला है, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं या जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक दोस्तों। देखते हैं आगे। देखिए, हम लोग कल यहाँ से देखेंगे, कोशिका से यहाँ से देखेंगे, अभी एक पेज हमारा है तो देखते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद हम कल कोशिका से देखेंगे तो और अच्छे से
सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है अधिपादप। देखिए अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर होते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। ठीक। अगला दिया टिक और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है। अगला है सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो फ्लोएम से। अगला क्वेश्चन है लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अगला डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीच कब प्रकाशित हुई? तो 1859 में। अगला है जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। अगला है जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। अगला दिया है किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता? तो सरीसृप में, रिप्टाइल्स में। अगला कॉकरोच व सिल्वर फिश में किस प्रकार का प्रजनन तंत्र होता है? खुला प्रजनन तंत्र होता है। हम लोग पढ़ेंगे एक बंद होता है, एक खुला होता है, जैसा हमारे में बंद होता है मनुष्य में। ठीक। अगला स्तनपायी भ्रूण और उत्सर्जनीय उत्पाद उसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, अपरा हो जाएगा। चमगादड़ कैसा प्रणाली है? तो नियत तापी है, वार्म ब्लड है, यानी जो है इसका जो है खून नहीं बदलता है। ठीक। कहने का मतलब विज्ञान की पैलियोन्टोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वो शुतुरमुर्ग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? हैलोफाइट्स कहलाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग को में पाया जाता है? तो आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है जाइलम ऊतक में। अगला दिया है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन किसका चक्र है? तो यश परावस्था का चक्र है। अगला सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश और मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। देखिए संघ भी हम लोग पढ़ेंगे, संघ से क्वेश्चन हमेशा आए हैं दोस्तों, तो कई बार पूछे गए हैं, तो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक। टेंशन ना लीजिए। अगला है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का देखते हैं? तो डायटम। देखिए दोस्तों वो क्या होता है, मतलब फेफड़ों में पानी जब जाता है तो जो है वहीं पे पता लगाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे जीव जो है नजर आते हैं, डायटम वही होता है। पपीते का पीला किस कारण से होता है? तो कैरिका जंथिम। देखिए पपीता पीला पीला होता है ना, करी के जैसा, करी करी बनती है ना, करी भी तो पीली बनती है जो खाते घर में, तो करी से कैरिका जंतम। ठीक। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि नहीं, बताइएगा आप। अगला है पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तना। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से भूरी शैवाल। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीवद्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। अगला है कि कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन है। तालाबों, कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गेम्बूसिया फिश हो जाएगा। अगला है बिस्फेनॉल ए क्या है? तो ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल जल एवं खनिज की सहायता से पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती? हाइड्रोफोनिक्स कहलाती है। मृदा के प्रयोग के बिना यानी हवा की बात कर रहा है। ठीक। कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकल्प उपस्थित होता है? जाइमिक्स। अगला दिया है जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती तो क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता का नियम है ये। क्यूनिन या कोनैन किसकी चाल से? सिंकोना की चाल से मलेरिया की दवा बनती है। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? तो गार्डन पी या मटर का किया है। ठीक। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 को आधुनिक वानिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन क्या है? एब्सिसिक अम्ल है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 के मध्य सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ की मतलब जो है चीजें ज्यादा मतलब कवर ना करा के, मतलब इतनी चीजें कवर करा दी जाए जो आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखते हैं कोशिका दोस्तों, सेल कहते हैं इसे। देखिए जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहते हैं? तो पावर हाउस किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकांड्रिया को। किसे कहते हैं? कोशिका का जो पावर हाउस है वो क्या है? माइटोकांड्रिया है दोस्तों। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। ये जो एटीपी जो हमें मिलती है ये किसके द्वारा मिलती है? तो क्रेब्स चक्र के द्वारा मिलती है। ठीक दोस्तों। अगला प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है।
अगला क्वेश्चन दिया है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो प्लीहा, किसमें, प्लीहा में। अगला किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो छिपकली में नहीं पाए जाते, सेक्स क्रोमोसोम। अगला दिया जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो क्या होती है दोस्तों, कोशिका भित्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मतलब कोशिका भित्ति जो है किसमें नहीं होती, तो जंतु कोशिका में नहीं होती, पादप कोशिका में होती। किसमें होती है, पादप कोशिका में जंतु मतलब जो है कोशिका भित्ति होती है। अगला दिया है कि पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है, तो अंडाशय में, ओवरी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है परिक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। अगला केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया जो है उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ही नहीं। इसमें लिखा किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों पाचन की थैली। अगर मान लीजिए कोशिका कहीं जैसे किसी ने थप्पड़ मारा तो वहां की कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो उनको साफ करने का काम लाइसोसोम करेगा। अगला क्वेश्चन दिया मनुष्य के किस ऊतक के जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका ऊतक जो है, ये मतलब इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। इसीलिए जब किसी इंसान को मस्तिष्क में चोट लगती है तो वो कभी ठीक नहीं होता, इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक, और सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। अगला दिया कौन सा पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। तो ये किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ होता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना, यही इसका अर्थ होता है हाइपर प्लासिया। अगला दिया जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो जोहानसन ने किया था। अगला है रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी, तो टेमीन एवं बाल्टीमोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविता। देखिए यहाँ लिखा है कि पुरुषों के शुक्राणुओं तथा महिला के अंडाणुओं की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या ओविडक्ट से में उत्पन्न संपन्न होती है, ओविडक्ट में होती है, अंडवाहिनी में होती है। ठीक दोस्तों, देखिए जिसे इस तरह के मतलब एक आकृति आप देखे होंगे तो ये जो है यहाँ ये वाली क्या है, अंडवाहिनी है। ठीक, इसी में जो है ये क्रिया जो है होती है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला कोशिका का है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, इस किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। अगला कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, तो राइबोसोम होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। अगला कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक होता है, तो कैल्शियम होता है। अगला सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। अगला है किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीवद्रव्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो हरित लवक होता है। अगला द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो कैरोलस लीनियस है। कौन है, कैरोलस लीनियस है। अगला क्वेश्चन है दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके मध्य होता है, तो जीवद्रव्य तंतु के मध्य होता है। अगला है किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने, देखिए यहाँ कोशिकाओं होना चाहिए, कोशिकाओं लिखा है, रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम। मतलब अगर इसमें जो है अगर ये रंध्र जो एकत्रित होने से रंध्र खुलते हैं तो पोटेशियम के एकत्रित होने से रंध्र खुलते हैं। अगला है रंध्र क्या होता है, तो जब आप पत्ती देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे रहते हैं छिद्र, कई सारे, वही रंध्र है। ठीक, स्टोमेटा कहते हैं इसे। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है, तो गोल्जी काय को दी गई है। अगला प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है, तो लाइपो प्रोटीन से बनी होती है। अगला है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, तो रॉबर्टसन ने किया। सन कब किया, तो 1959 में किया। अगला है कोशिका भित्ति की संरचना जैसी होती है, तो पारिगम में होती है दोस्तों कोशिका भित्ति की संरचना, यानी कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को नहीं आने देता है। अब देखते हैं, देखिए लिखा है कि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टी सॉरी देखिए इसे कहते हैं गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम कहते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला विश्व की सबसे बड़ी जो है कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, सेरिबेलम की
ग्रेन्यूल कोश सेल है या कोशिका है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु है, केवल स्त्रियों में होता है, ठीक। और जो है सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होती है। पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो शुक्राणु होती है, स्पर्म कहते हैं इसे। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन होती है, तो कालेर्पो टैक्सीफोलिया होती है, ठीक दोस्तों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। कोशिका हमारे यहीं पे कोशिका के क्वेश्चन हमारे जो है 50 जो क्वेश्चन थे, 40-50 क्वेश्चन वो हो गए। अब देखते हैं पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। यहाँ लिखा मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि धीमी होती है, तो प्रोटीन होता है, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं इसे, यानी हमारी बॉडी का जो निर्माण करता है, मजबूत करता है, वो प्रोटीन ही करता है, ठीक दोस्तों। विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब सॉरी विटामिन ए का पूछ रहा है, तो गाजर है, आम भी होता है इसी का, ठीक। तो गाजर आम याद रखिएगा। अगला दिया प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है, तो ये मूंगफली में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो प्रोटीन से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस प्रोटीन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। कई बार पूछा गया, मैंने बोर्ड वाली क्लास में अपनी बताया भी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन है, कौन सा, ट्रिप्सिन। अगला सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग 45 ग्राम। अगला है स्तनपान करवाने वाली महिला को या माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है लार किसके पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च के। अलसी तीसी किसका प्रचुर है, तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है दोस्तों, तो छोटी आंत में होती है। अगला है मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला है दूध किस विटामिन के कारण दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो लैक्टोबैसिलस है, किसके कारण, लैक्टोबैसिलस। अगला दिया है दही बन जाता है फिर। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, कौन, फास्फोरस। अगला दिया है पालक के पत्तों में किस तत्व की जो है मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लोहे की होती है, यानी लौ हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, तो रेनिन होता है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, तो यकृत में होता है। अगला है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ जो है प्रोटीन होता है। अगला सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है, इसका मतलब है कि ये जो है पोटेशियम के स्रोत होने के कारण। अब देखिए यहाँ लास्ट लिखा है कि शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण करने के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है, यानी वसा अधिक मात्रा में होती है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन नहीं मिली तो वही वसा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। सॉरी दोस्तों, देखिए वसा मतलब चर्बी वही है। अगला दिया है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त कैल्शियम पोटेशियम तत्व शामिल होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है दोस्तों। अगला अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में होता है, तो त्वचा में होता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन होता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अगला इनमें से कौन मतलब विटामिन सी, इनमें मतलब किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है, तो आंवले में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सूर्य की किरणें हैं। किन विटामिनों का प्रयोग मतलब निर्माण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी और B3। अगला दिया है कि कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को प्राप्त मतलब स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है, तो विटामिन बी है, कौन सा है, विटामिन B3 है शायद, यहाँ पे लिख B6 होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ लिखा है कि सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, तो विटामिन होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो कोई कैलोरी नहीं मिलती, 0। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं,
एमाइलेज की उपस्थिति के कारण, किसके, एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, दूध में कौन सा सेकेराइड होता है, तो लैक्टोज होता है। लैक्ट मतलब होता है दूध, तो जहां भी दूध की बात आए वहां लैक्ट, जैसे लैक्टोबैसिलस यानी बैक्टीरिया की बात कर रहा था ना, लैक्टोबैसिलस, जैसे दही बन रहा था, दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, तो लैक्ट वहां भी आया तो दूध हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल। अगला, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को करता है। अगला, किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन की होती है। अगला है, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन किस रूप में होता है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला है, विटामिन होते हैं, तो विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक दोस्तों। अगला है, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, तो विटामिन के थी। कौन सी, विटामिन के, की नहीं के। ठीक। अगला दिया है, सॉरी देखिए विटामिन की थी, ये के नहीं, विटामिन की खोज की थी, विटामिन की, ठीक सही है ये। फंक ने किसकी खोज की, विटामिन की। अगला, विटामिन के संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं, तो जैसे कॉड यकृत तेल है, शकरकंद है, गाजर है, पालक है, आदि है। अगला है कि मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमीन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ऑप्शन दोस्तों नहीं दिया हुआ है। देखिए लिखा है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी हो जाएगा। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, विटामिन सी हो जाएगा। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B3, विटामिन B3। अगला दिया, थायमीन किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन B1 का नाम है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो बी और सी है। अगला है कि पेलाग्रह और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है, तो B3 और मतलब विटामिन B3 और विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी देखिए सी के कारण होता है, पेलाग्रह जो है B3 के कारण होता है। अगला, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन दिया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है दोस्तों। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है, तो विटामिन ई, टोकोफेरॉल। अगला है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन ए हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, B12 है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आरओ में इस बार आया भी था, मैंने एक ही क्लास ली थी अपने बोर्ड पे और वहीं से क्वेश्चन आ गया था, सारी चीजें उसमें मैंने भी कवर की थी। देखिए इतने ही बनते ही हैं, इससे ज्यादा बनते नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा करेंगे लाइनअप में कर देंगे कि कौन सा सही नहीं है बस। अगला है, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन होता है, B1 होता है, थायमिन। देखिए यहाँ लिखा है कि भोजन में रेशों का महत्व, भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। ठीक। अब देखिए विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये तो हम लोग जानते भी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दीर्घकालिक विटामिन, देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम कहाँ कहाँ मिलता है, इसका महत्व है। दांतों और हड्डी की रचना, रुधिर स्पंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में। ठीक। तो देखिए NaCl, जैसे नमक जो NaCl ना, ये सोडियम कैल्शियम, तो ये जो यहाँ का कैल्शियम, सॉरी वो क्लोरीन होता है NaCl, वो दूसरा है, ये जो है दूसरा है। नमक भी फायदा करता है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में करता है। ठीक। ये दूसरा है कैल्शियम, ये तो कैल्शियम यहाँ का हो जाएगा, अभी मिलेगा तो हम बताएंगे शायद। हाँ क्लोरीन ने देखिए यहाँ मिल रहा है और सोडियम भी यहाँ मिल रहा है, तो अभी बता रहे हैं। ठीक। सॉरी दोस्तों, देखिए सुबह सुबह वीडियो बनानी पड़ती है उठ करके, जो नींद भी नहीं पूरी होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वीडियो जो प्रॉमिस किया हो तो डेली डालूं, आप लोग देख लिया करिए प्लीज दोस्तों एक बार। ये ना सोचिए कि जो है आपको कोई कमी हो तो बताएं, जरूर बताएं, लेकिन देखा जरूर करिए। ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है फास्फोरस, तो फास्फोरस दांत व हड्डियों की रचना है, क्षार अम्ल और क्षार का संतुलन है, ATP है, DNA है। ठीक, इसमें मदद करता है। गंधक अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स व विटामिन का घटक। पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। अगला दिया क्लोरीन, तो जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन, ये हम बताए नहीं थे।
NaCl जैसे अम्ल क्षार संतुलन को और जल संतुलन तंत्रिकाओं के कार्य की। अगला मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक। अगला खनिज देखिए प्रमुख, जैसे लोहे, इसमें किसमें मिलता है, केला एवं खजूर में क्या मिलता है, लोहा मिलता है। पालक में पोटेशियम मिलता है। आयोडीन युक्त सामान्य नमक में आयोडीन मिलेगा और दूध एवं अंडे में कैल्शियम मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने में रोकता है, तो मैग्नीशियम तत्व है किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। अगला कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए है, तो एक आंवला है, विटामिन सी से होता है। विटामिन सी सर्वाधिक कहाँ है, आंवले में है। अगला एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की किस अनुपात में होनी चाहिए, मतलब 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 1/3/5 कार्बोहाइड्रेट। अगला दिया है किस पोषक तत्व में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें होती है। किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, देखिए विटामिन के कार्य देखते हैं थोड़े दोस्तों। लिखा विटामिन उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों के से शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे देखिए विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। कैरोटीन युक्त फल, ठीक, उसके बाद देखिए यकृत व आत्मीय ये देखिए आंत लिखा है, आंतरीय, ठीक, क्या लिखा है, आंतरीय, याद रखिएगा आंत लिखा है। ठीक, आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं, तो ये स्रोत हो जाएंगे इसके। कार्यकी का प्रभाव क्या है कि दृष्टि रंगों का संश्लेषण यानी दिखेगा अच्छा। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि व विकास हो जाएगा। कमी के कारण कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, इसमें क्या है, मक्खन, यकृत, मछली का तेल है, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश आदि से मिलता है। कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय होता है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत, मतलब दांतों की वृद्धि होती है। सूखा रोग ऑस्टियोमलेशिया होता है इसकी कमी से। वयस्कों में रिकेट्स होता है, मतलब ऑस्टियोमलेशिया जो सूखा रोग होता है वयस्कों में होता है, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक, अगला विटामिन ई, जैसे तेल है, गेहूं है, अंडे की जर्दी है और सोयाबीन है। तो इसमें क्या होता है, कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता, जनन क्षमता में कमी, एपिथेलियम कमजोर। ठीक, और विटामिन के यानी फ्लोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। अब यहाँ लिखा है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव, तो ये हो जाता है विटामिन के की कमी से। ठीक, अब हम बात करें घुलनशील विटामिन कौन कौन से जल में घुल, वो देखिए वसा में, देखिए इसकी एक ट्रिक होती है WBC, आप सुने होंगे, W से वाटर और B और C हो जाएंगे, नहीं तो गए भैंस पानी में, तो इस तरह भी, तो उससे इतना कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, ये आपको याद भी रहता, तो मैं इसमें कोई ट्रिक बताना भी नहीं चाह रहा था ना। देखिए B1 क्या है, थायमीन है दोस्तों, अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक है। कार्यकी का प्रभाव क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सही एंजाइम का घटक है। बेरी रोग होता है इसकी कमी से, बस ये याद रखिए तो ज्यादा। जैसे विटामिन B2 राइबोफ्लोविन नाम याद रखिए, इसकी कमी से क्या होता है, किलोसिस रोग होता है। ठीक, B3 निकोटिनिक या अम्ल नियासिन होता है, ये पिलाग्रह रोग होता है। दोस्तों ये सब तो लगभग कॉमन रहेंगे आपको ना, तो ये कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B5 की वजह से होता पेंटोथिनिक होता है, ये होता चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफेद और जनन क्षमता कम। अगला B6 यानी पायरिडॉक्सिन होता है, यहाँ अम्लों के उपापचयी में सह एंजाइम होता है जिसे रक्त छींटता, चर्म रोग, पेशियां, ऐंठन। B7 बायोटिन होता है, इसमें क्या होता है, चर्म रोग, बालों का झड़ना। B9 फोलिक अम्ल होता है, इसमें क्या होता है, रक्त छींटता, वृद्धि में कमी हो जाती है। B12 यानी साइनोकोबालामीन होता है, रक्त छींटता और तंत्रिकाओं में विकार हो जाएगा। अगर B3 की बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आंवला, नींबू, खट्टे वाले में सब में पाया जाएगा। हड्डियों की मैट्रिक्स जो होती है, इसमें स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त का आना हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है बी के, देखिए स्कर्वी रोग को कहते हैं नाविक रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विटामिन बी के रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, जिसका रक्त स्कंदन करना, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब पादपों की आकार की यानी प्लांट मार्फोलॉजी देखते हैं। पादम में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम। देखिए जा से जल, जा से जाइलम। ठीक, जाइलम नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो ये जाइलम हो जाएगा, ऊपर से नीचे ही तो मतलब नीचे से ऊपर चढ़ता है ना जल, तो जाइलम हो जाएगा।
एक बीज और ऊपर से जो अगर नीचे मतलब पौधों में जो भोजन सर्कुलेट होता है वो फाइलम के द्वारा होता है। ठीक, अभी हम देखेंगे आगे होगा। तो लिखा है कि एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, तो पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, तो लाल में अधिक होती है। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडल लिए नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है। किस प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन दिया है वृद्धि ग्रोथ या ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करता है, एब्सिसिक अम्ल या एथाइलिन करता है। अगला है पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं, तो भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के। अगला प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि हम कछुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं, तो परासरण प्रघात के कारण। अगला दिया कौन सी फसल मिट्टी को अधिक अतिरिक्त नाइट्रोजन देती है, तो मटर देती है। ठीक, जितनी दलहनी फसलें होती है वो देती है। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। किस पौधे में औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, तो आंवलों को कहते हैं। किस पौधे को कहते हैं, आंवला। अफीम पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है। अगला है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है, प्रोटोजाइलम। अगला है काफी पौधे के किस भाग में प्राप्त होती है, बीज से। किससे, बीज से। अगला रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ में पाए जाते हैं या पाले जाते हैं, तो शहतूत है। अगला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है, यानी विजुअल लाइट में होती है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लग भी रहे होंगे। अगला है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S होता है। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है, तो टेरिडोफाइट होते हैं। कौन, टेरिडोफाइट। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रदूषण वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, तो लाइकेन होता है। अगला दिया है कवक और किसका मतलब ये जो है कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स। अगला है बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। इस तरह दोस्तों खड़ी होती हैं बरगद के मतलब जो है जड़ें। अगला दिया परजीवी पौधे अपने पोषद या होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, चुस्कांग द्वारा। अगला किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है, तो कांटों में दोस्तों। अगला है गेहूं, धान और जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, प्रायः एक बीज पत्री पौधों में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में मिलता है, एकेसिया मिलता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं, तो ब्रह्म दल पुंज एवं दल पुंज कहते हैं। अगला लहसुन प्याज का प्रयोग मतलब कहाँ योग खाद्य प्रयोग योग भाग क्या है, शल्ककंद है। हल्दी व अदरक कौन, प्रकंद है। उसके बाद अरबी और जिमी कंद क्या है, घनकंद है। उसके बाद आलू क्या है, कंद व स्कंद है। ठीक, स्तंभ कंद। देखिए दोस्तों कल या परसों से जो है वो शुरू हो जाएगी हमारी क्या, जीएस निधि। ठीक, अंकित भाटी सर की बुक है जीएस निधि, बहुत ही बेस्ट है। एसएससी के लिए स्पेशल बनाई गई है, लेकिन सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी 80 में भी क्वेश्चन उसके पूछे गए हैं कई बार। तो वो हम शुरुआत करेंगे। ठीक, इंट्रो आज उसका आ जाएगा। देखिए लिखा प्याज मतलब यहाँ लिखा है जीवन में प्रकाश संश्लेषण पादप उच्च पादपों में भिन्न होता है, क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज जिसका परिवर्धित रूप है तो तने का है। किसका है, तने का। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। अब देखिए कंकाल तंत्र दोस्तों, यहाँ लिखा भ्रूण में हृदय स्पंदन जो है कब प्रारंभ होता है, तो विकास के चौथे व पांचवें सप्ताह में। अगला दिया मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है या अस्थियां होती हैं, तो 29 होती हैं। अगला प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। अगला वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है, 206 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, दंत वल्क है, इनेमल जिसे कहते हैं।
अगला दिया है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? जोड़ का प्रतिस्थापन यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। कशेरुक कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी होती है, जो शरीर के पीछे होती है, इस तरह की मुड़ी होती है, इस तरह आप देखेंगे सांप के जैसे नजर आएगी। तो ये जो है यहीं पे ऐसे से जो बनी होती है इस गोल गोल ना, तो वही है। अगला दिया है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में डिंब वाहिनी नली फ्लोवियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म और डिंब ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? 65% है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़ों के हैं दोस्तों। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन और कौन रक्षा करता है? तो उल्व करता है। कौन? उल्व। ठीक। अगला दिया है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 है। अगला है मानव मनुष्य की श्रोणि मेखला में कितनी 3 अस्थियां स्चियम, इलियम और फ्यूबिस, ठीक है। 3 श्रोणि श्रृंखला है, एक है स्चियम, एक है इलियम, एक है प्यूबिस। क्या है? प्यूबिस। तो ये याद रखिए 3 है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन से? कोलम है। ठीक, कौन से? कोलम गुहा। अगला दिए त्वचा पर चोट लगने वाला इसका पुनरुद्भेदन या जनरेशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो घनाकार उपकला। कंडरा या टेंडन किसको जोड़ता है? तो पेशी से अस्थि को जोड़ता है। अगला है स्नायु या लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि से अस्थि। देखिए बीबी लाल। ठीक, तो यल से लिगामेंट हो गया, और बी से बोन यानी बोन तो लाल यानी लाल लिगामेंट। ठीक, तो बोन को बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। अब बचा टेंडन और मांसपेशी को, मतलब अस्थि और पेशी को, तो टेंडन हो जाएगा, कंफ्यूज ना होना। अगला स्नायु एवं कंडराएं या जो है टेंडन। देखिए इंग्लिश बड़ी मतलब इजी रहती, हिंदी बहुत रहती। संयोजी ऊतक है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है। अगला है कि स्तनियों की अस्थि उपास्थियों से भिन्न कैसे होती है? हाइवेरियन नलिकाओं के द्वारा। अगला दिया अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का बना होता है। अगला, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। अगला है लसिका या लिम्फ्स में किन रुधिराओं की अनुपस्थिति होती है? तो आरबीसी की होती, लाल रुधिराण। अगला है कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन। अगला है अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। अगला दिया अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां की संख्या है? तो हाथ में है। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि हो जाएगा। मनुष्य के चंचल में सॉरी मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किन अस्थियों की संधि में होता है? तो अल्ना व ह्यूमरस में होता है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए हमारा लास्ट है शायद, श्वसन तंत्र। दोस्तों कई सारे हम टॉपिक कवर किए। देखिए लिखा है श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती? 4% होती है। अगला दिया है कि अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन करते हैं? तो श्वास नली प्रक्रिया के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग द्वारा श्वसन करता? केवल त्वचा से। अगला क्वेश्चन, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच किस गैस के मिश्रण से करते हैं? लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला देखिए यहाँ बात को समझिए दोस्तों, यहाँ लिखा श्वासोच्छ्वास यानी श्वास प्लस उच्छ्वास लिखा है। ठीक, या ब्रीदिंग, एकदम इंग्लिश हिंदी हटा दीजिए। यहाँ देखिए ब्रीदिंग से निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%। देखिए दोस्तों जब हम सांस अंदर लेते हैं तो 21% ले जाते हैं। ठीक, और जब निकालते हैं तो 17%, 4% कम कर देते हैं। अगला है श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? आरबीसी करता है। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाओं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टिक अम्ल है। अगला, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद होता है? एपिग्लॉटिस कहते हैं इसे।
अगला फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में उत्पन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीशोषण की की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण का सामान्य चरण माना जाता है। लिखा है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। अगला है पहाड़ों पर रहने वाले आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद है तो सीओटी का पायरुविक अम्ल है। अगला है अवायवीय श्वसन कौन सी क्रिया है? तो ग्लाइकोलाइसिस है। अगला दिया मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी है? 25 से मतलब 12 से 15 बार होता है 1 मिनट में। अगला है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन औसत कितनी? 72 बार धड़कता है। ये लोग बचपन से जो है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लिखा है ग्लाइकोलिसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी है और CO2 की अधिकता के कारण है। अगला फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पोन्स में। अगला दिया है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला दिया क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का। अगला है ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की? लुई पाश्चर ने ईस्ट में। अगला दिया फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुसफुस धमनी। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुसफुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनोंग श्वसन मापी से। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। अगला श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है? तो ये नाइट्रोजन में। किसमें? नाइट्रोजन में। ठीक दोस्तों, मतलब जितनी आती है उतनी छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे इतने कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज या अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से प्रभाव स्रावित होता है? तो ये सिक्रेटिन है। क्या है? सिक्रेटिन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला है पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। अगला पित्त का निर्माण या बाइल का निर्माण यकृत में होता है या वसा को वसीय अम्लीय या फैटी एसिड में तोड़कर पाचन में सहायक होता है। ठीक, यानी पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है और ये क्या करता है? तो वसा का जो वसीय अम्ल है उसे जो है तोड़कर पाचन में सहायता देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत है। कौन सा है? आंत है। अगला है अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रीन होता है। अगला लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम से। अगला क्वेश्चन दिया आमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमानुकुंचन कहलाता है। अगला है पाचन के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है। किसमें? पित्त में। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl करता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला दिया है कि मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में पाई जाती है। अगला मानव शरीर का वह अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स का भंडार करता है, वो यकृत है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलते हैं। मध्य देखिए इंसीजर होता है, केनाइन होता है, ठीक, मोलर होता है, फिर प्रीमोलर होता है। 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। एक होते हैं इंसीजर, उसके बाद केनाइन होता है, थोड़ा इस तरह जो केनाइन होते हैं ये वाले,
जो देखे होंगे चीर फाड़ करने वाले, है ना। आगे जो इंसीजर होते हैं, देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं, मतलब मोलर, प्रीमोलर, इस तरह दांत हमारे होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। तो उसी में कह रहा है कि सबसे पहले जो निकलता है तो मध्यवर्ती इंसीजर निकलते हैं, ठीक। इंसाइजर या इंसीजर जो भी कह सकते हैं आप, कह दीजिएगा। अगला है अग्न्याशय, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिए। अगला दिया है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। अगला कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो विटामिन ए होता है, ठीक। अगला मम्स या गलसुआ पैरामिको पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। अगला लैंगरहैंस की दूबकाएं किस अंग में उपस्थित होती है, अग्न्याशय में उपस्थित होती है। अगला है मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्राव होता है, अग्न्याशय। अगला जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, तो आमाशय में पाई जाती है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, फाइब्रिनोजिन एवं प्रोथ्रम्बिन का। अगला यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन है। अगला क्वेश्चन दिया है लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है दोस्तों, तो यकृत या किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत। देखिए छोटी आंत मतलब कहते हैं छोटी आंत है, लेकिन ये एक्चुअली इसकी लंबाई बड़ी होती है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन मानव शरीर की सब छोटी आंत होती है तो अवशेषण के लिए होता है, ये सारी चीजों का अवशोषण करती है। अगला मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है, तो किडनी या वृक्क के द्वारा। अगला है कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो जस्ता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक, याद रखिएगा। अगला उत्सर्जन तंत्र देखते हैं। अगला है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग से होता है, यकृत से होता है। अगला है एल्कोहल के निराविषण या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मानव का अंग उत्तरदायी है, यकृत है। मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त अपोहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है, तो अमोनिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है तो है कौन सा है, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या एल्डोस्टेरोन। अगला एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक ही दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है, लगभग 1.5 लीटर होती है। अगला है कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है, तो ये है जो है डायूरेटिक, क्या है, डायूरेटिक है। अगला है विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वृक्क या किडनी होता है। अगला क्वेश्चन है हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है, तो ये होता है कोशिका गुच्छ। किसके द्वारा, कोशिका गुच्छ। दोस्तों आज से जो है आपकी जो है क्या जीएस निधि शुरू हो रही है अंकित भाटी सर की, ये बुक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद वो भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। जीएस निधि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से, कोई भी चीज आपकी उसमें छूटेगी नहीं, तो जरूर से जरूर देखें आप लोग, ठीक। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग देखते हैं। जैसे मनुष्य के किडनी मतलब वृक्क में होता है, अमीबा की त्वचा व रिक्तिका से होता है इनका उत्सर्जन, और केचुआ केचुआ में उत्सर्जिकाएं होती हैं। झींगा मछली में हरित ग्रंथि या फीताकर्म में फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा में मैमपिलिगी नलिकाएं, और जो है सिलेंट्रा में त्वचा व मुख यानी सतह व मुख हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर मनुष्य का याद रखें तो बहुत है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं, उतना याद कर लीजिए बस, ठीक। अगला दिया है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, यहाँ छूट गया है। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जिलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। अगला नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, कैरेटिन होता है। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। अब देखिए लिखा है डायूरेसिस की उपस्थिति में ग्लाइकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, तो देखिए ये होता है यूरोटेलिक। क्या होता है, यूरियोटेलिक उत्सर्जन जो है मनुष्यों में पाया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। अगला वृक्क प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर या मीटर के आसपास होता है। अगला वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशेषण होता है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड का होता है। अगला वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं, तो पेरिटोनियम कहते हैं। अगला है वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, क्या होता है, हीमोटूरिया होता है। देखिए हीमो मतलब ही होता है ब्लड दोस्तों,
कहीं पे अगर हीमो मिल जाए तो इसका मतलब है वो रक्त से संबंधित है या ब्लड से संबंधित है, ठीक? तो इस तरह याद, जैसे लैक्ट मिल जाए तो लैक्ट दूध से संबंधित हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा तभी होगा ना। तो अब अगर क्वेश्चन नहीं आता हो लेकिन अगर ये वर्ड लिखा रहता हीमो तो हम यहाँ रक्त देख के लगा देते। अगला है कि शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी करती है दोस्तों शुद्ध, ठीक? अगला क्वेश्चन है केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न होने के कारण यह यूरियोटोलिक हो जाता है। देखिए यूरियोटोलिक जैसे अमोनियोटोलिक, अमोनिया खतरनाक है, ठीक? तो इसका उत्सर्जन कौन करेगा? मछली करती है जैसे, उसके पास पर्याप्त जल होता है, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। यूरियोटोलिक में क्या लिखा ना, पर्याप्त जल न होने के कारण यह यूरियोटोलिक हो जाता है, यानी इसमें यूरिया की मात्रा जो है हो जाती है, यूरिया उत्सर्जित हो जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन दिया है कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग। देखिए वृक्क किडनी क्या करता है? रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजीकरण अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। किडनी क्या करता है? नाइट्रोजनीकरण, नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण करता है। आंत क्या करता है? कैल्शियम और धातु के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। अगला है कि जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है तो अमोनिया होता है। गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अगला आमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन कहलाता है तो प्रिस्टा प्रिस्टा सॉरी प्रिस्टालसिस, प्रिस्टालिसिस कहलाता है, ठीक? अमोनिया की दीवार का पेशीय संकुचन वो कहलाता है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्सिव एक्शन का निर्माण या नियंत्रण कहाँ? देखिए नियंत्रण है, नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक? अगला हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। अगला है प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? लोम्बेन सिफेलॉन, लोम्बेन सिफेलॉन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। लिखा कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा या इंसोम्निया, स्लीपनेस ये कह सकते हैं, बिल्कुल इजी है। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक होता है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1 यानी 1360 कह रहा है किलोग्राम होता है, ठीक? सॉरी 1360 ग्राम होता है, किलोग्राम बहुत हो जाएगा, 1360 ग्राम हो जाएगा, ठीक? ये किलोग्राम है तो यहाँ एक से मतलब 1000 से हम जब गुणा करेंगे तो एक दो जीरो कट जाएंगे, ये हट जाएगा तो ये 1360 हो जाएगा। अगला दिया है शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय कौन करता है? मेरुरज्ज करता है, स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट शरीर का हिस्सा। सेरिबेलम पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में होता है? तो हाइड्रा में हुआ। अगला है मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाएं की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी है? तो 31 जोड़ी है, ठीक दोस्तों। अगला है मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो हाइपोथैलेमस में होती है। अगला दिया है नफरत, घृणा, प्यार ये सब यही कराता है, ठीक? लिखा है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ठीक? अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को होती है। अगला तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना, मेरुरज्ज व मस्तिष्क के आवेग भेजना। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला दिया है भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? प्राणकंपी तंत्र। अगला कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना करना रोक देना चाहिए, वो किस अंग मतलब कि कौन सा रोग हो जाता है उसे पीड़ित हो जाता है, वो होता है बुलीमिया में, ठीक? बुलीमिया रोग हो जाता है उसे। अगला जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग का है? हाइपोथैलेमस है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों में निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि या हैबेन्युला। अगला दिया मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो मस्तिष्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों के रोगों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की होती है।
अगला है मनुष्य का मस्तिष्क किसके मतलब कितने भागों में बटा होता है, तो 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम लिखा, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। अगला दिया न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है, ये एक्सोन कहलाता है, ये तंत्रिकाक्ष कहलाता है। अगला है कि तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है, मेलेनिन, मेलिन होता है, क्या होता है, मेलिन होता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, तो मस्तिष्क में नहीं होता है। अगला है कि शरीर के मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका में। अगला है चिकित्सा उपकरण, जैसे लिखा है सीटी स्कैन शरीर में असमान के असमानता के लिए होता है, ठीक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार का पता लगाना है। ऑटो एनालाइजर होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर होता है हृदय की गति नियंत्रित करने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम होता है। अगला, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स। जैसे जो तंत्रिका तंत्र यहाँ पे मान लीजिए बनी हुई है और ये जो मिलन कर रही दूसरी तंत्रिका तंत्र से जुड़ेगी, इसके बीच वाला जो भाग होता है वो सिनेप्स होगा, ठीक। परवर्ती कोशिकाओं की खोज मार्शल हॉल ने की है, तो पता है। अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। देखिए यहाँ लिखा, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, तो डब्ल्यूबीसी करती हैं, ठीक। ये मान लीजिए हमारे शरीर के सैनिक हैं। अगला दिया, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो वो समूह का होता है वही होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ जिसका प्रमुख कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है, समानता बढ़ जाता है। अगला है कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, 7.4 लगभग मान लीजिए। अगर मैं आपको देखिए, आंसू कभी भी आंसू जो है सच्चे होते हैं, क्या होते हैं, सच्चे। तो देखिए सच्चे यानी सा से 7, चा से 4, सच्चे यानी 7 4, ठीक। सच्चे, इस तरह हमने याद किया था तो आपको भी याद करा दिया। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन है, कार्ल लैंड है। आर्यच कारक का नाम है किस जंतु से संबंधित है, बंदर से। अगला, ए बी रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम Ca++ होती है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है, तो प्लीहा या स्प्लीन में होती है। अगला दिया है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। अगला दिया, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजक, तो ब्लड इज कलेक्टिव मतलब ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहो या फ्लूइड कहो, फ्लूइड मतलब भी तरल होता है। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है, तो उसकी संतान में कौन सा मतलब रक्त होगा, ए या ओ, दोनों हो सकते हैं, मतलब दोनों में से एक हो सकता है। अगला, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं, लिम्फोसाइट के कारण होते हैं, ठीक। आगे बढ़े। अगला दिया, दिल का दौरा पड़ने पर मतलब सॉरी हार्ट अटैक के या दिल के दौरे पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जानते हैं, गोल्डन आवर। अगर इसमें बचा सके तो बचा लिए, वरना काम खत्म। अगला, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस नाम से मतलब किस रोग के नाम से जाना जाता है, ल्यूकीमिया अथवा रक्त कैंसर। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब जो है रुधिर दाब कहलाता है, ठीक। आगे बढ़े। देखिए यहाँ लिखा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला, इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। अगला दिया है, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अपक्रियाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम। ये क्या होता है, थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन और दुधारू रक्त का थक्का जमता है। अगला, जैविक प्रक्रिया को तेज करने से में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, एंजाइम होता है। अगला है कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना। अगला दिया है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है, हृदय धमनियां या कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का लगभग मतलब जल का कितना परसेंट होता है, लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है, एमाइलेज बनता है। अगला है, रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, ये होता है थ्रोम्बिन
थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। अगला, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो पोटेशियम की। एंजाइम एक प्रकार का है तो जैव उत्प्रेरक है। अगला है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। अगला, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्की या एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। अगला है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। हम लोग देखे भी थे अभी ऊपर। देखिए, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएंगे दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर जाएंगे। अगला, एनीमिया रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी होती है? तो ग्रेट सैफिनस शिरा होती है, पैर में उपस्थित होती है। अगला, श्वेत रक्त कणों की संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो देखिए 12,000/cc हो जाएगा। ठीक। अगला बात करें तो रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो ये सर्पगंधा होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर का। अगला, अशुद्ध रक्त का प्रभाव, जैसे हृदय से महाधमनी, फिर धमनियां, फिर धमनिकाएं, फिर कोशिकाएं, अंग। अगला दिया है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो लगभग जो है, अगर हम बात करें 150 से 260 मिलीग्राम से लेकर और जो है 100 मिलीलीटर होती है, एमएल होती है। ठीक, इस तरह कह सकते हैं। अगला दिया है कि रक्त समूह एबी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? सार्वभौमिक ग्राही क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। ठीक दोस्तों। अगला है, तो ये किसी का भी ले सकता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी की। रक्त के प्रसरण संबंधी अंग एवं उनके कार्य, जैसे देखिए, हृदय में क्या है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनी, शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर शरीर में जो है शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। शिराएं क्या होता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई आदमी बना हुआ है, ठीक, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ ऐसे समझने के लिए। मान लीजिए उसका पैर यहाँ हो गया, ठीक, ये सिर हो गया उसका, और यहाँ हार्ट है उसका। ठीक, तो क्या होगा? अगर ये जो शिराएँ होती हैं, अशुद्ध रक्त को यानी पूरे शरीर के रक्त को कहाँ ले जाएँगी? ये इसमें ले जाएँगी, हृदय में पहुँचाएँगी। हृदय इसे शुद्ध करेगा ऑक्सीजन मिला के, उसके बाद हृदय से जब अलग-अलग जाएगा रस, तो ये धमनी के द्वारा जाता है, प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। समझ में आया कि नहीं? तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो हमने कैसे याद किया? शिराएँ यानी सिर की तरफ जो चले रक्त, जो सिर की तरफ चलेगा इस तरह, तो वो अशुद्ध होगा दोस्तों, और जो सिर से नीचे की तरफ चलेगा वो शुद्ध होगा। तो शिराओं में अशुद्ध हो जाएगा, धमनियों में शुद्ध हो जाएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट है। क्या है? लिम्फोसाइट। अगला है कि धमनियां हृदय में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रक्त प्लाज्मा क्या होता है? हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है? आस्मोटिक दाब स्थापित करना। उसके बाद है ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करना। उसके फाइब्रिनोजिन रक्त का स्कंदन करना। अगला दिया है दोस्तों, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी और ए बी हो सकता है, इनमें से कोई भी। अगला है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास होती है। अगला, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम होती है। अगला, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। अगला, माता-पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा है? देखिए, अगर ओ का गुणा करेंगे तो संभावित ओ होगा, असंभावित है ए बी और ए बी हो जाएगा। जैसे ओ ए करेंगे तो ओ ए हो जाएगा, इसमें बी और ए बी हो जाएगा। देखिए, संभावित याद रखो, ज़्यादा सही ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, यहाँ देखो, अगर हम ओ बी से करेंगे तो ओ बी हो सकता है, ओ ए बी से करेंगे तो ए या तो बी हो जाएगा, ए से करेंगे तो या तो ये होगा या तो ओ हो जाएगा। ठीक, ए बी में करेंगे तो ए बी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए बी हो सकता है। अब देखिए यहाँ फिर देखिए, अगर हम ए इंटू ए बी करेंगे तो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी हो जाएगा। बी का करेंगे तो बी ओ हो जाएगा। जैसे ए का करें तो ए ओ होगा, वैसे बी का करेंगे बी ओ हो जाएगा।
ए इंटू ए बी करेंगे तो बी या ए बी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह बनेगा, ए बी का होगा तो ए तो बी, ए तो ए बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो है संभावित है, ये बन सकते हैं, और ये जो है नहीं बन सकती, यह असंभावित है। अगला दिया कि सामान्य रूप में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो लगभग 120 दिन मानते हैं दोस्तों, 100 से 120। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हाइपरग्लासीमिया। क्या कहते हैं, हाइपरग्लासीमिया। अगला दिया है रक्त संबंधी समस्याएं, जैसे उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक। ये हम लोग देखें, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। अब देखते हैं अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स एवं हार्मोन्स। देखिए दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, तो पीयूष ग्रंथि कहती है, जिसे प्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि माँ अगला क्वेश्चन दिया है, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन होता है। अगला दिया है कि मानव शरीर में पाराउटू ग्लैंड या पैराथायरॉइड, देखिए हिंदी जो है थोड़ी हार्ड है, इंग्लिश बिल्कुल इजी है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला पैरावटू परावटू हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियंत्रित या रेगुलेट करता है। अगला किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है, थायरॉक्सिन हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, अग्नाशय, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, ठीक। अगला है मनुष्य में पित्तरस का निर्माण जो होती है यकृत से होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय गॉल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक। अगला है लड़ो और उड़ो या फ्लाइट एंड फ्लाई के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है, एड्रेनल हार्मोन है। अगला दिया मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, देखिए फ़ारेनहाइट में अगर है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऐसे 37 डिग्री, और मनुष्य का तापमान हमेशा इतना ही रहता है दोस्तों, ठीक। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी सेम रहता है, कभी बदलता नहीं। अगला शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लूकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है दोस्तों, ठीक। अगला है कि शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनी विहीन या डक्टलेस होती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। दोस्तों देखिए हमारा तापमान कितना है, 37 डिग्री। अब देखिए ठंडी में हमें ठंडी लगती है, ठीक। ठंडी में क्या लगती है, ठंडी लगती है। गर्मी में गर्मी लगती है कि नहीं। अब देखिए इसका रीजन क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको एक चीज पता है कि जैसे हवा, मान लीजिए ये तापमान अधिक है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे तापमान कम है, ठीक, समझिए बात को। ये तापमान अधिक है, यहाँ तापमान कम है, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ से इधर की ओर प्रभावित होगा तापमान की नहीं, बताएंगे आप। मैं आपको जियोग्राफी में पढ़ाया हूँ कि जहाँ प्रेशर मतलब वायु दाब कम होगा, ये तापमान की बात मैंने किया हो। जैसे मान लीजिए ये तापमान यहाँ कम है और यहाँ तापमान अधिक है, तो हमेशा अधिक से कम की ओर प्रभावित होता है तापमान। अब देखिए ठंडी में क्या होता है, मेरे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री, ठीक। बाहर का तापमान होता है मान लीजिए 20 डिग्री या जो है 15 डिग्री, कहीं-कहीं मान लीजिए और कम हो जाए। तो भाई सीधी-सी बात, मेरे शरीर की ये हवा यहाँ पे निकलना चाहेगी, इसीलिए मैं शरीर को ढकता हूँ, इसीलिए पूरी शरीर को क्या करता हूँ, ढकता हूँ। ढकूँगा कि नहीं बताएँगे आप लोग। तो ये मतलब निकलना चाहती है, इसीलिए हमें ठंडी लगती है दोस्तों, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बाहर का तापमान है कम और हमारे शरीर का तापमान है अधिक, तो बैलेंस कहाँ है दोनों में? है? नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो ठंडी महसूस नहीं होगी, होगी कि नहीं? होगी। गर्मी में क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री, बाहर का तापमान 50 डिग्री है। आप बताइए अब तापमान ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये हवा हमारी तरफ फिर होगी, तो अब फिर हमें गर्मी लगना होगी, गर्मी महसूस होने लगेगी। होगी कि नहीं दोस्तों बताइए? और यही चीज़ है, जैसे पृथ्वी के नीचे क्या है, ठंडी में पानी जब निकालोगे तो गर्म निकलेगा और जो गर्मी में निकालोगे तो ठंड निकलेगा, जबकि पानी तो वही सेम रहता है, लेकिन बाहर के तापमान जो है बदल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं? अब जो है गर्मी में क्या है, मतलब पृथ्वी का तापमान कम है, मतलब जो सतह होती है हमारी वो कम है, बाहर का तापमान अधिक है, समझे कि नहीं? तो हमें वैसा महसूस होता है और वैसे ही ठंडी में भी यही चीज़ प्रोसेस चलता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक होती हैं, आपको समझना पड़ेगा, ये तापमान पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक? थोड़ा इसे जानने के लिए बता दिया हूँ। देखिए यहाँ लिखा पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, सिक्रेटिन है। अगला क्वेश्चन है यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा, ठीक, याद रखिएगा। लिखा है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो पीयूष है। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है और उत्तेजना
मतलब एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। दोस्तों देखिए एड्रेनलिन हार्मोन क्या है, लड़ो ये तो भाग जाओ, तो सीधी सी बात है जब ये सिचुएशन आए तो हृदय की गति बढ़ जाएगी। आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? प्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है। अगला है कि हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? कार्यात्मक रोग कहते हैं, फंक्शनल डिसीज कहते हैं। अगला मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका, तो हार्मोन शरीर में भूमिका जैसे सोमेटोस्टेटिन या वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकना, ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन लिखा है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव या एवं संकुचन को प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। ठीक, मेलाटोनिन हार्मोन ये क्या होता है? यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक दोस्तों, अगला एड्रेनल है, यह हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए जो है तैयार करता है एड्रेनल। अगला एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास है, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? गर्भाशय के भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास है, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास है, उसका पेशियों के विकास में सहायक है। रेनिन क्या है? एल्डोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करना, प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजीटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। तो ये इतने हमारे हार्मोन्स हो गए, हमें याद रखना होगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। लिखा है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि होती है। वाइसोप्रोपिसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायलिसिस होता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव में कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? तो ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन होता है। पायरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। अगला क्वेश्चन दिया, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। लिखा है थाइमस जो है ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता हार्मोन थाइमोसिन हो जाएगा। अगला है गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो ये एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला है पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगला कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्राव दोनों प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन हो जाएगा। अगला दिया है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता होती है? तो हाइपोथैलेमस थायराइड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अभी हम ये थोड़ा लास्ट में देखते हैं, पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि जैसे अग्नाशय में कौन सा हार्मोन होता है? ग्लूकागॉन होगा। पीयूष में थायराइड उद्दीपक हार्मोन है। अधवृक्क में कॉर्टिसोल हो जाएगा और वृक्क में विटामिन डी। अब देखते हैं मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगला है इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता। मैंने आपको बताया 2-3 बार क्वेश्चन आया है, याद रखिए। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त में फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? ये पैराथायराइड वो है, सॉरी ये पाराविट है यानी थायराइड ग्रंथि है। अगला दिया है कि हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन और रुधिर दाब, रुधिर में जल व लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा रूप किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आगे बढ़ते हैं, मुख्य ग्रंथियां। ये लिखा है हार्डेरियन ग्रंथि नेत्रों के स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करना। अगला है कि यूट्रिकुलर ग्रंथि काकरोच एवं कीड़ों के मादा जननांगों की ग्रंथि। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्रणालियों की आंतों में स्थित है। अगला है श्लेष्म ग्रंथियां, म्यूकस जिसे कहते हैं, मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव होता है, ठीक, इसीलिए फिसलता है मेढक बहुत ज्यादा। अगला है ब्रियोनर्स ग्रंथियां क्या होती हैं? कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक अति प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या होती हैं? स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। अगला है काउपर ग्रंथियां, ये क्या होती हैं? स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है वाइटेलाइन ग्रंथियां क्या होती हैं? प्लेटी हेलिमिन्थीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। लिखा है फीमोडेल ग्रंथियां क्या है? सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। वसा ग्रंथि ये स्तनियों की वसा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां हैं। लिखा है स्वयंरेडिन ग्रंथियां, ये क्या है? ये मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। अगला स्तन ग्रंथियां, तो ये क्या होती है? स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। अगला है कि सेरुमिनस ग्रंथियां क्या होते हैं? स्तनियों के कर्ण गुहा के से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं।
अगला है लाइक्राइमल ग्रंथियां, ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है डीप ग्रंथियां, संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियों जो म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित करती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कि हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। अब देखिए रोग उपचार है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है पानी से भय लगना, यानी पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा होती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्ज पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस के हैं। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटा वायरस हो जाएगा। अगला दिया है कि वातोमाद हिस्टीरिया हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अगला अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल है, रेटिना हो जाएगा। अगला आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो दृष्टि पटल है। अगला सिलिकासिस रोग किस अंग से प्रभावित हो संबंधित है? फेफड़े से। अगला दिया है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टिटनेस व डिप्थीरिया रोगों से मतलब प्रतिरक्षित करने में लगाई जाती है। अगला दिया मलेरिया रोग जो है किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ होता है। भोजन विषाक्तता के जीवाणु किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? सैल्मोनेला बेसिलाई। अगला मम्प्स, रेबीज व हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, याद होगी तभी तो। लिखा फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ तनाव से। ठीक। अगला देखिए हमने कैसे बता दिया कि आप कैडी कैडी खाए हैं कि नहीं? कैंडी खाए होंगे ना, ऐसे चक्री टाइप की बनी होती है, इसमें ये ठोस होती है कि नहीं? तो ये कैंडी जो है ठोस होती है, ठोस होता है ईंटा, ईंटे की जैसा होता है, तो ईटा इसी तरह मैंने याद कराया था। अगला दिया है पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। आनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न रॉयल हीमोफीलिया है। अगला है भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्पंदन नहीं होता है। अगला खसरा की बीमारी होती है वायरस से। अगला दिया पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक, तो ये बीमारी होती है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। लिखा है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्प्लीन या प्लीहा होता है दोस्तों। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सर रोनाल्ड रोस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। अगला, यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना है। अगला साल का टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो। अगला, साल का टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। अगला, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम। अगला है कि पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना है? बेरी। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो मच्छर है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए होता है? तो अस्थि रंध्रता के लिए होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडीज है। अगला है मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफ.जी. बैटिंग ने किया। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखते हैं अगला, पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग क्या है? एम्फाइसीमा से फुफ्फुस या फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन या जल के माध्यम से प्रवेश करता है। अगला है मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। अगला है कि जो है सामान्य जुखाम कॉमन कोल्ड किस वायरस से होता है? रेनो वायरस से होता है। अगला दिया है एनोइस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति की कमी से। अगला दिया है सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाती है? जीवाणु जनित बीमारियों के। अगला, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए होता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। अगला, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होती है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है जीवाणु जनित रोग देख लेते हैं, जैसे हैजा से कौन सा होता है? कोलेरी, बेब्रियो क्लोरी के द्वारा होता है।
डिप्थीरिया होती है कॉरिन बैक्टीरियम। देखिए यहाँ डिप्थीरियो लिखा है ना, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, क्षय रोग होता है, लेप्रोसिस से कोढ़ रोग हो जाए, टिटनेस टिटेनी हो जाएगा, ठीक। ये याद रखना जरूरी नहीं हमारे लिए आगे की, क्योंकि हम पीछे से ही आंसर दे देंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे टाइफाइड में टाइफोसा हो जाए, सल्मोनल टाइफोसा, आप याद कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं दोस्तों हमें। यहाँ लिखा प्लेग तो पास्चुएला पेस्टिस हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि जैसे काली खांसी तो पर्टुसिस होता है काली खांसी ना। निमोनिया तो देखिए यहाँ लिखा है डिप्लोकोकल निमोनी, लिखा ना। गोनेरिया जैसे गोनोराहुई, लिखा सिफिलिस तो ये पैलेडियम हो जाएगा। सुजाक क्या हो जाएगा, गोनोराहुई हो जाएगा ना। तो इस तरह आपको लास्ट वाला डिजिट अगर पकड़ के चलेंगे तो आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लिखा लोगों के प्रति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। देखिए अगर हम बात करें ऊपर चलते हैं थोड़ा और देखते हैं। लिखा है एमिनो सैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों के रूप में, मतलब यक्षमा या ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। अगला है संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है, प्लेग होता है। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंखों को। निद्रा या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, गोल्ड क्रीम के कारण होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स है। अगला है डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। अगला है कि एड्स रोग एचआईवी नामक विषाणु से होता है जिसमें आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। अगला दिया एड्स किसका संक्षिप्त रूप है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट गिलो ने की। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है, जीडोवुडिन है। अगला जापानी इंसेफ्लो जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। अगला है एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए है, तो एड्स के लिए है। अगला है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, हीमोग्लोबिन। अगला स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धानता से अधिक प्रभावित होते हैं, तो उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला क्वेश्चन है एड्स, छोटी माता व गर्भस्व तीनों संक्रामक बीमारियां हैं दोस्तों, याद रखिए। अगला है कि एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है, ठीक। आगे बढ़े, अब देखिए विविध की ओर चलते हैं। लिखा है आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। एजोला एक जलीय फर्म है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरी शैवाल का सहकर्मचारी है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पूछा गया दोस्तों। एक बार जो है जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, और एक बार शायद जो है और कोई एक एग्जाम था मुझे ध्यान नहीं है, वहां भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जीन आंसर था उसमें। अगला दिया है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम जैपोनिकम। दोस्तों ये जानते हो क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको बेस बनाएगा, और जो बन सकते हैं एग्जाम में कभी उनको बेस बनाए, तो सारे इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में है। ये क्वेश्चन ही है, बस यहाँ ऑप्शन 4 नहीं देकर एक ऑप्शन दिया है, ये याद रखिए। यहाँ लिखा मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया, मटर के पौधे। लिखा डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। अगला है जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, साइनोबैक्टीरिया का। अगला है जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में होता है, क्रोमोसोम के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन द्वारा कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है, थायराइड। प्राणियों में आहार श्वसन व संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। अगला क्वेश्चन है स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है, तो ऊष्मा शोषक क्रिया। अगला है कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। अगला दिया है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, जीवाश्मों की। लिखा है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की है, ठीक दोस्तों। अब हम ऊपर देखते हैं प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ पाया जाता है, तो हैदराबाद, सॉरी केंद्र कहाँ स्थापित, तो हैदराबाद में। टाइम देखते हैं दोस्तों, एक सेकंड, ठीक। अगला भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों है, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा है दोस्तों, अनसेचुरेटेड फैट्स होती है।
गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना होता है। दोस्तों पता है जो ये असंतृप्त होता है ये मतलब क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता, यानी ब्लड को रोकता नहीं है, समझे कि नहीं? तो मतलब इससे क्या होता है दिल का दौड़ा नहीं पड़ता है, समझे कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो संतृप्त होता है, जैसे घी वगैरह बहुत सारा नहीं खाना चाहिए, कहते नहीं और खाओ भी तो कहते हैं जिम वगैरह खूब करो, जम के करो। तो ये सारी चीज़ें मोटे इंसान को नहीं खाना चाहिए। अगला दिया है फेरोमोन्स, किसमें पाए जाते हैं? कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया शैवाल से। ट्रिकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित? आँख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हार्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? आंध्र प्रदेश में। अगला दिया है पृथ्वी के गुर्दे को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। अगला है कि शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकल्पित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में है? तो विज्ञान। अगला हरित पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व है? तो मैग्नीशियम है। अगला है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंगम है। अगला है कि कृत्रिम रेशम किस रोग के कारण जाना जाता है? तो रियान। अगला है कि 2,4-डी 24 डाइ डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? शाकनाई। लिखा है कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति है उपपरजीविता। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक है? तो पीला और हरा, ठीक? और ये वाला तो हम देख ही चुके हैं, डार्विन की रचना। अब देखिए बायोडीज़ल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतन ज्योति या जेट्रोफा है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना और मक्का से प्राप्त किया जाता है। व्हाइट लेग हॉर्न किस्म है? तो एक कुक्कुट या चिकन की है। अगला है दीमक, ये टर्माइट को अन्य किस नाम से जानते हैं? श्वेत चींटी होती है। अगला दिया भारत में हाई सिक्योरिटीज एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। लिखा है नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से। अगला है CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में दोस्तों स्थित है। अगला भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर नापने में। अगला दिया है कि भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन या नोस्कापीन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंगों को पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। अगला मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? नर्तन या डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन्स के छिड़काव से। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। लिखा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? कार्ल वान फ्रिस्क को वर्ष 1973। गजब भैया। अगला है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। अगला है गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण? वाष्पोत्सर्जन। अगला है उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक के कार्य करता? फ्लोएम। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SN नोट्स के नाम से जाना जाता है। अगला दिया है कि शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। स्वान या डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। अगला है ऊंट अपने कुबड़ का या हम्प का प्रयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। अगला है जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट जार्विक ने। अगला है कि USA की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या। ये बिल्कुल सही है। अब ये हमारा लास्ट है, देखते हैं। देखिए थोड़ा कम साफ है हल्का सा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए दोस्तों, ठीक। इम्पोर्टेंट था लेकिन ये एक्चुअली रात में बनाए हैं ना PDF,
तो एक आध दो पेज जो है ऐसे हैं, एक ही पेज है ये शायद, बाकी सारे साफ हैं। तो उस लाइटनिंग की थोड़ी सी कमी थी, घर आया हूँ ना, तो जब घर आया हूँ तो थोड़ा मतलब घर पे नहीं बना था, ये दुकान पे बना था अपने, तो वहाँ थोड़ा लाइटनिंग कम थी ना, तो इसीलिए दिखा कम। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे है कि कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, सेल्यूलोज हो जाएगा। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है, अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डायपॉग विधि जो है किस देश में विकसित हुई, तो फिलीपींस में दोस्तों। अगला, नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है, कॉर्निया हो जाएगा, ठीक। अगला दिया कि दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन, फर्स्ट रिप्लेसमेंट हृदय मतलब फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन है, जया है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं। वह कौन सा जीव जिसमें पित्ताशय नहीं होता है, तो चूहा दोस्तों, गॉल ब्लैडर नहीं होता इसमें। मुख्य मच्छर जो है विकर्षक पदार्थ किस पादप में प्राप्त होता है, तो नीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ, देहरादून हो जाएगा। रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि है। दोस्तों वीडियो इस समय नहीं चल रही, बहुत मतलब बुरा लग रहा है, पता ना आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। एनसीईआरटी भी कोई नहीं चल रही है, मतलब हम समझ लीजिए मतलब माइनस में चल रहे हैं, इतना समझ लीजिए। डॉलर बनते हैं ना, तो मतलब शर्म आती है कि बताते हैं यार डॉलर बन रहा है, कोई मुद्दा नहीं, कोई मतलब नहीं, क्या ही कहें यार, छोड़ो। देखिए यहाँ देखिए, रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार है, तो इंटरफेरोन। अगला दिया, प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। अगला दिया है कि पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है, तो वेटरनरी थर्मामीटर। अगला है, लोही किस जंतु या पादप की नस्ल है, तो भेड़ है। केसर पौधे में वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। अगला है, वीटी बैंगन क्या होता है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन होता है। अगला, गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है, होल्स्टाइन काऊ है या गाय है। देखिए विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। विटामिन ए मैकुलन ने, विटामिन बी मैकुलन हो जाएंगे, विटामिन सी होल्टकट, विटामिन डी हॉपकिंस, सल्फा ड्रग ये डोमैक ने किया है, ठीक। स्ट्रेप्टोमाइसिन ने अब्राहम, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बेर्नार्ड हो जाएंगे। अगला, होम्योपैथिक की हैनीमैन हो जाएंगे, मलेरिया की या परजीवी की रोनाल्ड रोस हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, पेचिस व प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो, लिंग हार्मोन स्टेनॉच, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन ली लेहल, गर्भनिरोधक गोलियां पिनकस हो जाएंगे। अगर हम नीचे बात करें, यहाँ लिखा है, धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया गया है, ठीक। यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखा, प्रथम परख नली शिशु कौन है, एडवर्ड्स एवं स्टेटो ने किया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम इंथेवन, एंटीजन लैंडस्टीनर हो जाएंगे, आरएनए फेडरिक मीसर हो जाएंगे, डीएनए जेम्स वाटसन एवं क्रिक, इंसुलिन हो जाएगा, बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की है, क्लोरोफार्म की हैरिसन व सिम्पसन। अगला है, चेचक का टीका, तो एडवर्ड जेनल हो जाएंगे, टेरामाइसिन फिनेल हो जाएगा, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क हो जाएंगे, बीसीजी कैलमेट गुडीन हो जाएंगे, और उसके बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक हो जाएंगे, रक्त समूह कार्लैंड स्टीनर हो जाएंगे, ठीक। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे, और रक्त समूह कार्लैंड स्टीनर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ ये छोट वीडियो बनाया था, इसीलिए मैं अब कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियो और बनेंगी आपकी, उसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन आज जो है भूलिएगा नहीं दोस्तों, जीएस निधि पढ़ने के लिए मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोग इसे सपोर्ट देंगे। बाकी जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।